गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC3 जिसका नाम है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड समकालीन विश्व, इससे आज एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। वो टॉपिक का नाम है आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, यानी फासीवाद तथा नाजीवाद का दर्शन। ठीक है, तो चलिए हम दोनों सिद्धांतों और दोनों दर्शनों के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी तुलना भी कराएंगे। पहले एक बार हम फासीवादी दर्शन या सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे, उसके पश्चात हम नाजीवादी दर्शन पर प्रकाश डालेंगे और उन दोनों को देखने के बाद हम दोनों को तुलना करके निष्कर्ष, सामान्य निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास कि नाजीवाद और फासीवाद सिद्धांत क्या है या इनकी तुलना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनको शुरू करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि नाजीवाद था क्या। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बताया है, फासीवाद और नाजीवाद पे हमारा यूट्यूब वीडियो है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये फ्रेश वीडियो है इसलिए मैं फासीवाद और नाजीवाद को थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध जब संपन्न हुआ उसके बाद पेरिस के शांति महल में संधि का आयोजन किया गया था, जिसमें जर्मनी के साथ एक संधि की गई मित्र राष्ट्रों के द्वारा। जो विजयी राष्ट्र थे उन लोगों ने वर्साय की संधि की। इस संधि के द्वारा जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी माना गया और उससे भारी क्षतिपूर्ति की वसूली की गई। इसके साथ साथ उन्होंने इटली के साथ भी दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार किया। दरअसल इटली जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के गुट में था, लेकिन ब्रिटेन ने उसे प्रादेशिक प्रलोभन देकर मित्र राष्ट्रों के गुट में आमंत्रित किया और वह इटली में जर्मनी के गुट को छोड़कर यानी त्रिगुट को छोड़कर वो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हो गया था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि इटली विजेताओं की सूची में था। इसके बावजूद उससे जो आशाएं थी, उसने जो खर्च किया, जो सैनिक व्यय हुए, उसकी तुलना में उसे वो प्रदेश प्राप्त नहीं हुए। तो हम दोनों देशों की स्थिति को समझ सकते हैं। जर्मनी चूंकि युद्ध में मुख्य रूप से उत्तरदायी था इसलिए जर्मनी को कुचलने का प्रयास किया गया था, और इटली चूंकि दल बदल करके मित्र राष्ट्रों के गुट में गया था और वो प्रादेशिक लाभ की आशा से शामिल हुआ था, लेकिन इटली के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार किया गया और इटली को वो सम्मानजनक नहीं लगा। तो दोनों देशों में एक तरह से निरंकुशवाद की लहर पनपने लगी थी और इन्हीं दोनों देशों के द्वारा जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवादी विचारधारा का उदय हुआ। अब हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक राजनीति में अनेक परिवर्तन घटित हुए थे। इन्हीं परिवर्तनों में से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन नाजीवाद एवं फासीवाद का उदय था। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ हुए दुर्व्यवहार तथा इटली के साथ हुए धोखे में इन दोनों राष्ट्रों को भयंकर असंतोष में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे नेताओं का उदय हुआ। और इन दोनों नेताओं ने, जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी ने फासीवादी सिद्धांतों को अपनाया। अब हम दोनों सिद्धांतों को एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे कि नाजीवादी सिद्धांत किस विचारधारा से प्रभावित थे और उनमें क्या क्या कार्य किए गए, और फासीवादी विचारधारा के लोग किन विचारों और सिद्धांतों से कार्य करते थे। तो सबसे पहले हम नाजीवाद पर प्रकाश डालेंगे कि नाजीवाद एक ऐसा आंदोलन था जिसका जन्म जर्मनों की
भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था। परंतु नाजीवादी विचारधारा केवल राजनीतिक ही नहीं थी, अपितु उसमें सामाजिक और आर्थिक विचार इस प्रकार उलझे हुए थे कि इसके दर्शन को नाजीवाद के बदले हिटलरवाद कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उसके दर्शन में कांट, इमैनुअल कांट उनका पूरा नाम है, फिक्टे, हीगल, चैम्बरलेन तथा मुसोलिनी आदि के दर्शनों का प्रभाव पड़ा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों एक नई विचारधारा उपजी। जर्मनी में उग्रवादी नेताओं के मस्तिष्क की यह उपज मानी गई। इसका मुख्य आधार प्रतिक्रियावाद था। प्रतिक्रियावाद का मतलब होता है क्रिया के विपरीत किया जाने वाला प्रतिक्रिया, उसका उत्तर, उसी को हम प्रतिक्रियावाद कहते हैं। ठीक है। नाजीवाद भी लोकतंत्र, उदारवाद तथा साम्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था। इसलिए इसके पीछे कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं था। यह मुख्यतया राजनीतिक कार्यवाही का एक आंदोलन तथा कार्यक्रम था। नाजीवादी परंपरागत प्रगति, विकास तथा क्रांति पर विश्वास रखते हुए मानव जाति के उत्थान की अपेक्षा करता था। उनके अनुसार मानव जाति का ऐतिहासिक विकास इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा होता रहा है। नाजीवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। नाजीवाद के अनुसार राष्ट्र सब कुछ होता है, वही साध्य है और राज्य इस साध्य का साधन है। नाजीवाद के अंतर्गत राष्ट्र राज्य सर्वोच्च है। इस राष्ट्र राज्य में धारणा यह थी कि जातिगत श्रेष्ठता सबसे प्रमुख मानी जाती थी। नाजियों ने स्वयं को आर्य जाति का बताया और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। इन्होंने लोकतंत्र और साम्यवाद को जनता की बर्बादी का कारण माना। नाजियों ने अपने दर्शन की पुष्टि के लिए अधिनायकवाद की शैली अपनाई। उनके अनुसार जर्मनी का पुनर्निर्माण करके उसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अतः नाजियों की धारणा थी कि नाजीवादी कार्यक्रम का निर्माण तथा कार्यान्वयन एक सशक्त राजनीतिक दल द्वारा किया जाना चाहिए, जो राष्ट्र का एकमात्र दल हो और जिसके हाथ में
राष्ट्र की संपूर्ण सत्ता रहे। इसलिए अब नाजी दल ने सत्ता संभाली तो राज्य की संपूर्ण सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और निर्दयतापूर्वक विरोधियों का दमन भी किया। नाजियों ने अपने प्रचार प्रसार द्वारा नाजी दर्शन का संपूर्ण जर्मनी में प्रसार किया। वे गुप्तचर प्रथा का सर्वाधिक उपयोग करते थे। इनका गुप्तचर संस्थान इतना प्रभावी था कि संपूर्ण जर्मनी में छोटी से छोटी घटना की निगरानी रखी जाती थी। नाजी हिंसा में विश्वास करते थे तथा अहिंसा के कट्टर शत्रु थे। नाजी नेता युद्ध को एक आदर्श व्यवसाय तथा युद्ध प्रेमी व्यक्ति को आदर्श मानव मानते थे। इस प्रकार नाजीवाद विवेक का दर्शन ना होकर तलवार का दर्शन प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाजीवादी जो दर्शन था मूलतया प्रतिक्रिया स्वरूप, विरोध स्वरूप, मित्र राष्ट्रों के व्यवहार के फलस्वरूप स्थापित किया गया एक दर्शन था जिसमें सिर्फ बदले की भावना निहित थी। अब हम फांसीवादी दर्शन पर विचार करते हैं कि फांसीवादी सिद्धांतों का भी कोई मौलिक दर्शन नहीं था। यह अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का मिश्रण था। वास्तव में यह एक विरोधी दार्शनिक विचारधारा है तथा अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विरोध करती है। फांसीवाद के समर्थक अवसरवादी थे। वे कार्य में विश्वास करते थे, बात में नहीं। मुसोलिनी डार्विन से काफी प्रभावित था। फांसीवाद का मुख्य स्रोत बुद्धि विरोधवाद है। फासिस्टों के अनुसार संपूर्ण मानव जाति पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकती। फांसीवाद का आधार परंपरावादी भी है। इसी विचारधारा के आधार पर फांसीवादियों ने उग्र राष्ट्रवाद का निर्माण किया। ये हीगल के आदर्शवाद से भी काफी प्रभावित थे। फांसीवाद व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था। वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसके अनुसार राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं। राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं माना जाता। यह भी एक दल, एक नेता और एक शासन में विश्वास रखता था। यह युवकों से आह्वान करता था, विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। फासिस्टों का मुख्य उद्देश्य राज्य की शक्ति एवं सत्ता को बढ़ाना, निजी संपत्ति की रक्षा करना, शक्तिशाली सैन्य संगठन, साम्यवाद का विरोध, शक्तिशाली विदेश नीति, व्यापार और उद्योगों की भी रक्षा करना था। राज्य तथा उसकी शक्ति के प्रति फासिस्टवादियों का दृष्टिकोण हीगेल के राज्य सिद्धांत के समान थी। उनका यह विश्वास था कि
राष्ट्र का जीवन उसके सदस्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है, अतः उनकी दृष्टि में व्यक्ति का कोई निजी अस्तित्व नहीं होता। वह राष्ट्र के सर्वोच्च हितों की प्राप्ति का साधन मात्र होता है। मुसोलिनी यह विश्वास करता था कि राज का विधान कुलीन तंत्रीय होना चाहिए, क्योंकि उनके मतानुसार कुछ चुने हुए व्यक्ति ही राष्ट्रीय हितों को समझ सकते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए उचित कार्यवाही भी कर सकते हैं। फासिज्म ने इस प्रजातंत्र के इस सिद्धांत का भी खंडन किया है कि प्रभुता जनता में निहित है, वरन उसके अनुसार प्रभुता राष्ट्रीय राज्य में होती है। फासिस्टवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि जनसाधारण में किसी समस्या का समाधान करने या उसके संबंध में निर्णय करने की क्षमता होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उसके अनुसार साधारण नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह बिना कोई प्रश्न के राज्य की आज्ञाओं का पालन करे। मुसोलिनी सामूहिक कल्याण के लिए एक दल, एक नेता की सत्ता में विश्वास करता था, अतः वह समस्त राष्ट्र का प्रधान कमांडर बन गया। इनका विचार व्यक्तिवाद के विरुद्ध था। उनके अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु व्यक्ति राज्य के लिए होता है। फासिज्म का दावा है कि राष्ट्र का स्वरूप सर्वव्यापक है। ये लोकतंत्र, साम्यवाद और शांति के भी विरुद्ध थे। फासिस्टवादी लोकतंत्र को पश्चिमी यूरोप के धनी देशों के आमोद प्रमोद का साधन मानते थे। वह यह नहीं मानते थे कि इटली में बहुमत की शासन करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही वे लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद को नहीं मानते थे। फासिस्टवादी स्वतंत्र व्यापार के भी विरोधी थे। इसके अलावे फासिज्म बुद्धिवाद का भी विरोधी था। तर्क द्वारा खोज करने के सिद्धांत में उसका विश्वास नहीं था। उनके अनुसार राज्य जो कहे वही ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में फासिज्म अज्ञान का समर्थक था। इसके अंतर्गत जनता को अपने नेता की आज्ञा आंख मूंदकर माननी चाहिए। इस प्रकार से हमने फासीवादी और नाजीवादी दोनों विचारधाराओं को देखा, और इन दोनों विचारधाराओं को देखने के बाद जब हम इसका निष्कर्ष करें तो हम पाएंगे कि फासीवादी और नाजीवादी दर्शन से स्पष्ट है कि हिटलर और मुसोलिनी ने जिन परिस्थितियों में शासन की बागडोर संभाली थी उसमें कुछ हद तक समानता अवश्य थी, परंतु नाजी दर्शन और फासीवाद के दर्शन के उसमें समानता नहीं पाई जाती। फासी दर्शन का निर्माण सत्ता हस्तगत किए जाने के बाद हुआ,
जबकि नाजी दर्शन का विकास नाजियों के हाथों में ताकत आने के बहुत पहले हो चुका था। दार्शनिकता की दृष्टि से फासीवादी विचारधारा का साहित्य अधिक व्यापक है। फासीवादी विचारधारा अनेक फासी चिंतकों व नेताओं के विचारों से निर्मित है। इस विचारधारा के विकास को नाजीवाद की अपेक्षा लगभग 10 वर्षों का अधिक समय मिला था, लेकिन नाजीवादी थोड़े समय अर्थात लगभग 6 वर्षों तक ही विद्यमान रह पाया था। इसके बावजूद यह माना जाता है कि नाजीवाद फासीवाद की अपेक्षा अधिक संगतिपूर्ण और तर्कपूर्ण विचारधारा है। इस प्रकार से हम लोगों ने फासी और नाजी दर्शन को समझने का प्रयत्न किया है और इस दर्शन को समझने के पश्चात हम 2 शब्द कहना चाहेंगे कि ये दोनों दर्शन जो थे परिस्थितियों की देन थे। तात्कालीन परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसमें इन दर्शनों का प्रयोग किया गया और इन दर्शनों के आधार पर हिटलर में जर्मनी ने और मुसोलिनी ने इटली में क्रमशः नाजीवादी और फासीवादी सरकार स्थापित किया। इसके माध्यम से उन्होंने जनता को एकजुट करके देश को अपने सम्मान के आत्मसम्मान के लिए उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। यह एक प्रकार से उग्र राष्ट्रीयता का भी परिचायक है। हमने पहले भी कहा है कि राष्ट्रवाद अगर नियंत्रित हो तो वह देश के विकास में सहायक होता है, लेकिन जब राष्ट्रवादी भावनाएं उग्र हो जाती हैं तो वह विनाशात्मक प्रवृत्ति अपना लेती है और उससे उसका विनाश होता है। तो इन दोनों दर्शनों ने आगे चलकर संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया, जो उनके विनाश का कारण बना और संपूर्ण विश्व को एक भयानक त्रासदी से भी गुजरना पड़ा। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन दोनों दर्शनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली कक्षा में फिर से एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।